बहुत समय पहले की बात है। उदयपुर नामक गांव में आरोही एक अनाथ लड़की थी और वह अपनी बूढ़ी दादी के साथ रहा करती थी। आरोही के माता पिता की एक ट्रेन हादसे में मृत्यु हो जाती है। अपने माता पिता के इस दुनिया से जाने के बाद आरोही ने अपनी दादी को ही सब कुछ मान लिया था, माँ भी पिता भी। वह अपनी दादी से बहुत ज्यादा प्यार करती थी। दादी बूढ़ी थी, इसलिए समय के साथ साथ वह कमजोर होती गई और बीमारी ने उनके शरीर में घर कर लिया था। आरोही गांव के एक बुटीक पर काम करने जाया करती थी, क्योंकि उसे सिलाई करनी बहुत अच्छी तरह से आती थी, इसलिए वह अपनी पढ़ाई के साथ साथ काम भी कर रही थी और अपना और अपनी दादी का ख्याल भी रख रही थी। ऐसे ही समय बीत रहा था। दादी दादी, मुझे आप पिताजी के बचपन की बातें बताइए। आखिर पिताजी कैसे थे? शरारती थे, नटखट थे या फिर वो बिल्कुल शांत थे? बताइए ना दादी जी, पिताजी आखिर बचपन में कैसे थे? अरे बेटा, किशोरदास तो बहुत ही ज्यादा सीधा साधा बच्चा था, लेकिन बहुत ज्यादा मेहनती। बिल्कुल तुम अपने पिता के ऊपर गई हो। इतनी छोटी उम्र में तुम्हारे ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी आ गई और तुमने उसे बखूबी निभाया है। गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ने भी जाती हो, वहां से आने के बाद बुटीक पर भी जाती हो और फिर अपनी इस बूढ़ी दादी का कितना ख्याल भी तो रखती हो। बिल्कुल अपने पिता पर गई हो। वो बिल्कुल भी शरारती नहीं था, बस उसे सबका ख्याल रखना आता था। हाँ दादी, माँ पिताजी कितने ज्यादा अच्छे थे। वो हमें इतनी जल्दी अकेला छोड़कर क्यों चले गए? अगर आज वो हमारे साथ होते तो कितना अच्छा होता। दादी दादी दादी, आपको क्या हो गया? मैं आपसे बातें कर रही हूँ। दादी, आप मेरी बातें क्यों नहीं सुन रही? दादी दादी, अपनी आंखें खोलिए। दादी, क्या हुआ? आरोही की दादी उससे बातें करते करते बेहोश हो जाती हैं। आरोही अपनी दादी को इस हाल में देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाती है और वह तुरंत उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाती है। डॉक्टर दादी के सारे चेकअप करने के बाद डॉक्टर जैसे ही बाहर आती हैं तो आरोही डॉक्टर से कहती है, डॉक्टर बताइए ना, मेरी दादी ठीक तो हो जाएंगी ना? वो ठीक तो है ना? प्लीज मुझे उनसे मिलने दीजिए। मेरी दादी को क्या हुआ? आज से पहले तो उनके साथ कभी ऐसा नहीं हुआ। वो मुझसे बातें कर रही थी, अचानक ही बेहोश हो गई। डॉक्टर बताइए ना, मेरी दादी जी कैसी है? मेरी दादी के सिवा इस दुनिया में कोई नहीं है, वह मेरी दुनिया है। प्लीज मुझे बताइए वो कैसी है? तुम्हारा उनके प्रति इतना प्यार देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन ऐसे प्यार का क्या फायदा जब तुम अपनी दादी का ख्याल ही नहीं रख सकती? क्या तुम्हें पता नहीं उन्हें कितनी बड़ी बीमारी है? बीमारी? दादी को कैसी बीमारी है? मुझे कुछ नहीं पता और दादी जी ने मुझे आज से पहले अपनी बीमारी के बारे में कुछ नहीं बताया। डॉक्टर बताइए ना, मेरी दादी को क्या हुआ है? देखो आरोही, मुझे तुम्हें बताते हुए बहुत अफसोस हो रहा है, लेकिन तुम्हें नहीं बताऊंगी तो किसे बताऊंगी? तुम्हारी दादी को इलाज की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि उन्हें कैंसर है और उनका ऑपरेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए तुम 2 लाख रुपए का बंदोबस्त कर लो। क्या पता ऑपरेशन के बाद हम तुम्हारी दादी को बचाने में कामयाब रहे, वरना हम कुछ नहीं कह सकते। 2 लाख रुपए मैं कहाँ से लेकर आऊंगी? डॉक्टर आप चिंता न करो, मैं मेरी दादी को बचाने के लिए रात दिन मेहनत करूंगी, घर भी बेच दूंगी, लेकिन मैं मेरी दादी को कुछ नहीं होने दूंगी। आप मेरी दादी के ऑपरेशन की तैयारियां कीजिए, मैं आपको 2 लाख रुपए दे दूंगी, आप चिंता न करो। ऐसा कहकर आरोही हॉस्पिटल से वापस आ जाती है, लेकिन वह अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा परेशान थी कि वह इतनी जल्दी इतने सारे पैसों का बंदोबस्त कहां से करेगी। वह बहुत ही ज्यादा परेशान थी। तभी उसे अपनी बुटीक मालकिन की याद आती है। मुझे बुटीक मालकिन सरिता आंटी के पास जाना चाहिए, वह तो मुझे कितना ज्यादा पसंद करती हैं। जरूर मेरे मुसीबत के समय वह मेरे काम जरूर आएंगी। हाँ, यही सही रहेगा, मुझे उनके पास जाना चाहिए। ऐसा सोचकर आरोही अपने आंसू पहुंचकर बुटीक पर जाती है। आरोही को देखकर बुटीक मालकिन सरिता कहती है, आरोही तुमने तो आज की छुट्टी ली थी, तुमने तो कहा था कि तुम अपनी दादी को हॉस्पिटल लेकर जा रही हो, फिर यहाँ कैसे? सरिता आंटी, मैं आपके पास बहुत उम्मीद लेकर आई हूँ, मुझे निराश मत करना। आपको पता है मेरी दादी को कैंसर है और उनका ऑपरेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है।
मुझे 2 लाख रुपए की बहुत ज्यादा जरूरत है। क्या आप मुझे उधार के तौर पर 2 लाख रुपए दे सकती हैं? मैं आपके यहाँ रात दिन सिलाई करूँगी और एक एक पाई पाई चुका दूंगी। आपको तो पता ही है मेरी दादी के सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं। प्लीज मना मत कीजिए, मुझे पैसे दे दीजिए। आरोही बेटा, तुम चिंता क्यों करती हो? मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, लेकिन अभी मेरे पास तुम्हें देने के लिए पैसे नहीं है। लेकिन आज ही मुझे लहंगों का बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है और तुम बहुत अच्छे लहंगे भी बनाती हो। अगर तुम यह ऑर्डर 4 दिन के अंदर अंदर पूरा कर देती हो तो हमें बहुत अच्छी रकम मिल जाएगी और तुम्हारी दादी का ऑपरेशन भी हो जाएगा। लेकिन यह ऑर्डर 4 दिन के अंदर अंदर पूरा हो जाना चाहिए। क्या तुम कर दोगी? सरिता आंटी, मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर तक नहीं भूलूंगी और ये लहंगों का ऑर्डर मैं 4 दिन के अंदर अंदर पूरा कर दूंगी। रात दिन सिलाई करूंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरी मदद के लिए। इस तरह से आरोही के चेहरे पर थोड़ी खुशी आ जाती है कि चलो मेहनत करने के बाद उसे पैसे मिल ही जाएंगे। लेकिन आरोही को कहाँ पता था कि उसी के बुटीक में उससे जलने वाली 2 लड़कियां रहती हैं जो हमेशा उससे जलती रहती थी, दिव्या और सुमन। तभी वह आपस में बातें करती हैं। यह करमजली अनाथ हमेशा हमारे रास्ते में आ जाती है। यह ऑर्डर तो हमें मिलने वाला था। अगर ये ऑर्डर हम दोनों पूरा करते तो हमें कितने ज्यादा पैसे मिलते, लेकिन बीच में आकर टपक गई, हमारा ऑर्डर ले लिया इस मनहूस ने। दिव्या, हमारी मालकिन ने इस आरोही की बच्ची को इस ऑर्डर को इसलिए दिया है क्योंकि ये लहंगे बहुत अच्छे बनाती है ना। हम ऐसे लहंगे बना नहीं पाते, उसका भी काम हो जाएगा और इसे 2 लाख रुपए भी मिल जाएंगे इसकी दादी की इलाज के लिए। दोनों में बहुत बनती है, हमेशा एक दूसरे के काम आती रहती है। दिव्या, कुछ तो सोचना ही पड़ेगा। हम इस आरोही की बच्ची को सबक सिखाना ही पड़ेगा। कुछ तो सोच ताकि हम इसे सबक सिखा सकें। सुमन, मैंने सोच लिया है। अब हम दोनों जो करने वाले हैं ना, वो ऐसा होगा जिससे बुटीक मालकिन का भी नुकसान होगा और इस आरोही की बच्ची का भी। अब हम भी देखते हैं कि कैसे अपनी दादी का इलाज करवा पाती है। हमसे हमारा ऑर्डर छीना है ना। देख, अब हम तेरे साथ क्या करते हैं, बना। जितनी मेहनत से लहंगा बना सकती है बना। उसके बाद हम जो करने वाले हैं ना, वो तेरी सोच से भी परे होने वाला है। बहुत मजा आएगा तेरी बर्बादी और बुटीक मालकिन की बर्बादी देखते हुए। बहुत मजा आएगा। ऐसा सोचकर दिव्या और सुमन एक बहुत खतरनाक प्लान बना लेती हैं। वहीं दूसरी तरफ बेचारी आरोही, वह 1 मिनट के लिए भी नहीं सोती। 4 दिन तक रात दिन मेहनत करती है और वह लहंगों का ऑर्डर पूरा कर देती है। तभी सरिता आंटी का फोन आता है। आरोही बेटा, तुम वह सभी लहंगे जो तुमने बनाए हैं वह शहर में लाला सेठ के यहाँ पर देकर आ जाओ और वो जो भी तुम्हें पैसे देंगे मुझे लाकर दे देना। ठीक है, संभल कर जाना। आरोही वह सभी लहंगे लेती है और शहर जाकर लाला सेठ के यहाँ पर देकर आ जाती है और लाला सेठ आरोही को जो भी लहंगों के पैसे देता है वह सभी लेकर शहर से वापस आ रही थी। तभी दिव्या और सुमन चोर का रूप लेती हैं और आरोही को रास्ते में ही रोक लेती है और उसे चाकू दिखाकर उससे सभी पैसे छीन लेती हैं और उसके बाद बेचारी आरोही की बहुत ज्यादा पिटाई भी करती हैं और सभी पैसे लेकर वहाँ से भाग जाती हैं। बेचारी आरोही वहीं बैठकर बहुत ज्यादा रोती है। अब मैं बुटीक मालकिन के पास क्या मुंह लेकर जाऊंगी? उनसे क्या कहूंगी कि रास्ते में चोरों ने मुझसे पैसे छीन लिए? पता नहीं वो मेरी इस बात पर भरोसा करेंगी भी या नहीं। कहीं वो मुझे लालची न समझ ले। उन्होंने मेरे ऊपर भरोसा दिखाया और मुझे शहर भेजा। मैं क्या करूं, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। वही दूसरी तरफ मेरी दादी हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रही है। अगर 2 लाख रुपए का जल्द से जल्द बंदोबस्त नहीं हुआ तो उनका ऑपरेशन नहीं हो पाएगा और अगर उनका ऑपरेशन नहीं हुआ तो वो मुझे मेरे माता पिता की तरह हमेशा हमेशा के लिए अकेला छोड़ के चली जाएगी। मेरे दादी के बिना मैं कैसे जीऊंगी? मेरे तो उनके सिवा इस दुनिया में कोई नहीं। मैं क्या करूं? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। कोई मेरा घर भी नहीं खरीद रहा। मैं क्या करूं? दादी का इलाज, मालकिन के पैसे, ये सब कहां से लेकर आऊं? हे ऊपर वाले, तूने मुझ जैसी अनाथ लड़की के ऊपर इतनी बड़ी परेशानी क्यों डाली? मुझे इस परेशानी से बाहर निकाल दे। मैं क्या करूं? इस तरह से आरोही बहुत ज्यादा फूट फूट कर रो रही थी। तभी आरोही के पास एक बहुत सुंदर परी आती है और वह आरोही से कहती है,
आरोही, मैंने तुम्हारी सभी बातें सुन ली हैं और तुम बहुत ज्यादा परेशान भी हो। अगर तुम मेरी मदद करोगी तो मैं तुम्हें इस परेशानी से बाहर निकाल सकती हूँ। बादलों में जादुई सोने और चांदी के 2 लहंगे के घर हैं और दोनों में से एक के अंदर मेरी जादुई छड़ी है। अगर तुम मेरी जादुई छड़ी बादलों से लेकर आ जाती हो तो मैं तुम्हें इतने पैसे दे दूंगी जितने की तुम्हें जरूरत है। क्या तुम मेरी मदद करने के लिए तैयार हो? हाँ हाँ परी जी, मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा मैं बादलों में कैसे जाऊंगी। मेरे पास तो आपकी तरह पंख भी नहीं है। तभी वह परी ताली बजाती है और वहाँ पर सीढ़ियाँ प्रकट कर देती है, जिसकी मदद से आरोही बादलों में पहुँच जाती है। तभी उसे बादलों में जादुई 2 सोने और चांदी के लहंगे के घर नजर आते हैं। तभी जादुई सोने के लहंगे के घर से आवाज आती है, आरोही, मेरे जादुई सोने के लहंगे के घर के अंदर बहुत सारी धन दौलत है। इतनी सारी धन दौलत कि जिंदगी भर तुम उसे खर्च नहीं कर पाओगी और सारी जिंदगी ऐश करोगी। मेरे घर के अंदर आओ और सारी धन दौलत अपने साथ ले जाओ। आरोही, मेरे जादुई चांदी के लहंगे के घर के अंदर धन दौलत तो नहीं है और ना ही तुम्हें देने के लिए कुछ और, लेकिन मेरे घर के अंदर एक बूढ़ी अम्मा बहुत दिनों से बहुत ज्यादा बीमार है। उनकी सेवा के लिए किसी की जरूरत है। क्या तुम मेरे घर के अंदर आकर उन बूढ़ी अम्मा की सेवा कर सकती हो? मैं जादुई चांदी के लहंगे के घर को चुनती हूँ और उन बूढ़ी अम्मा की सेवा करना चाहती हूँ। बड़े बूढ़ों की सेवा करना पुण्य का काम है और मैं पुण्य कमाना चाहती हूँ, धन दौलत लेना नहीं चाहती। क्योंकि मेरी दादी हमेशा मुझसे कहती हैं कि लालच बहुत बुरी बला होती है, वह तुम्हें बहुत बुरी तरह से फंसा सकती है। इसलिए हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। इसलिए मैं जादुई सोने के लहंगे के घर के अंदर धन दौलत के लालच के लिए नहीं जाऊंगी, बल्कि मैं जादुई चांदी के लहंगे के घर के अंदर बूढ़ी अम्मा की सेवा करने के लिए जाऊंगी, ताकि मैं पुण्य कमा सकूं। आरोही के इतना कहते ही जादुई सोने के लहंगे का घर अदृश्य हो जाता है और आरोही जादुई चांदी के लहंगे के घर के अंदर जाती है तो उसके अंदर कोई बूढ़ी औरत नहीं थी, बल्कि परी की जादुई छड़ी थी और वह उस जादुई छड़ी को सही सलामत परी के पास लेकर आ जाती है। तभी परी आरोही से कहती है, आरोही, मैं तो बस तुम्हारी परीक्षा ले रही थी कि तुम इतनी दुखी हो, इतनी परेशान हो, तुम्हें पैसों की इतनी ज्यादा जरूरत है कि तुम धन दौलत की लालच में आती हो या नहीं। लेकिन तुम तो बहुत अच्छी हो, तुमने इतने परेशानी में भी बुराई का रास्ता नहीं चुना, तुमने लालच नहीं किया। इसलिए बादलों का जादुई चांदी के लहंगे का घर आज से तुम्हारा है। तुम जादुई लहंगे के घर से जो भी कुछ मांगोगी हमेशा तुम्हें मिलता रहेगा। ऐसा कहकर परी अपनी जादुई छड़ी से बादलों का जादुई चांदी के लहंगे का घर आरोही को दे देती है। आरोही जादुई चांदी के लहंगे के घर को पाकर बहुत ज्यादा खुश होती है और वह उससे बहुत सारी धन दौलत मांगती है और जादुई चांदी का लहंगे का घर आरोही को बहुत सारी धन दौलत दे भी देता है। आरोही उनमें से थोड़े से पैसे लेकर अपनी बुटीक मालकिन के पास जाती है और उन्हें दे देती है। तभी दिव्या और सुमन यह देखकर चौंक जाती हैं और वह आरोही के पास आती हैं और उससे कहती हैं, तुम इतनी जल्दी इतने सारे पैसे मालकिन को कैसे दे सकती हो? तुम्हारे पैसे तो चोरों ने चुरा लिए थे और तुम्हारी बहुत ज्यादा पिटाई भी की थी। फिर तुम इतनी जल्दी इतने सारे पैसों का बंदोबस्त कहाँ से कर सकती हो? कहाँ से लेकर आई? हमारे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तुम्हारे कुछ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, लेकिन अब मुझे सब समझ आ गया। वह चोर बनकर तुम ही मेरे पास गई थी ना और तुमने ही वह पैसे चुराए थे ना। तुम मुझे सरिता आंटी के सामने बदनाम करना चाहती थी ताकि मैं अपनी दादी का इलाज न करवा सकूं। तुम जैसी बुरी लड़कियां मैंने आज तक नहीं देखी। आज से पहले तुम मेरे साथ छोटी मोटी हरकतें करती रही, लेकिन मैं ये सब कुछ नजरअंदाज किया, लेकिन आज नहीं करूंगी। तुम्हें सबक सिखा कर ही रहूंगी। ऐसा कहकर आरोही सरिता आंटी को उन दोनों की सारी हरकतें बताती है। तभी सरिता आंटी दोनों बहनों को पुलिस के हवाले कर देती है ताकि वह आगे से किसी के साथ ऐसा न कर सके। दोनों बहनों को उनकी की सजा बहुत अच्छी तरह से मिल जाती है और वहीं दूसरी तरफ आरोही अपनी दादी का इलाज करा देती है और कुछ ही दिनों में आरोही की दादी बिल्कुल ठीक हो जाती है। आरोही अपनी दादी के साथ जादुई चांदी के लहंगे के घर के अंदर हंसी खुशी रहती है और अपने साथ साथ और भी गरीब, परेशान और अनाथ लोगों की भी बहुत ज्यादा मदद करती है। बहुत समय पहले की बात है,
रामपुर नामक गांव में दो बहनें नैना और सुनैना अपनी सौतेली माँ उर्मिला के साथ रहा करती थी। क्योंकि कुछ समय पहले नैना और सुनैना की माँ की मृत्यु हो जाती है, इसलिए नैना और सुनैना के पिता किशोर दास उर्मिला से दूसरी शादी कर लेते हैं। जब तक किशोर दास जिंदा रहे तब तक तो उर्मिला ने नैना और सुनैना को बिल्कुल माँ जैसा ही प्यार दिया, लेकिन जैसे ही उनकी मृत्यु हो जाती है वह अपने असली रूप में आ जाती है। उर्मिला ने घर की सारी नौकरानियों को घर से बाहर निकाल दिया था और दोनों बहनों को घर की नौकरानी बना दिया था। उनसे घर का सारा काम करवाती और जो उसकी अपनी सगी बेटी थी काजल, उसे वह शहजादी बनाकर रखती। दोनों माँ बेटी पूरे दिन शॉपिंग करती, अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खाती, बहुत एंजॉय करती और वहीं दूसरी तरफ बेचारी दोनों बहनें घर का सारा काम करती रहती और उन्हें खाने के लिए मिलती सूखी बची कुची रोटी। ऐसे ही समय बीत रहा था। एक दिन काजल अपनी माँ से कहती है, मम्मी मम्मी मुझे येलो कलर की ब्रांडेड साड़ी चाहिए। आपको पता है विनीता आंटी की बेटी सुमन का बर्थडे आने वाला है और सुमन कह रही थी कि सबको येलो और व्हाइट साड़ी पहन कर आनी है। उसने येलो और व्हाइट साड़ी की थीम रखी है, इसलिए मुझे तो सबसे ब्रांडेड और अच्छी वाली साड़ी चाहिए। मैं नहीं चाहती कि सुमन के बर्थडे पार्टी में मुझसे अच्छा कोई और लगे, सबसे सुंदर मुझे ही लगना है। मैं नहीं चाहती कि कोई मेरे सामने टिक भी पाए। क्यों नहीं मेरी शहजादी बिटिया, मैं तुम्हें सबसे महंगी और अच्छी ब्रांडेड साड़ी दिलवाऊंगी। मेरी बेटी ही सबसे ज्यादा सुंदर लगेगी। कुछ समय बाद उर्मिला और काजल साड़ी लेने के लिए मार्केट जा रही थी। तभी सुनैना अपनी सौतेली माँ से कहती है, माँ आप और काजल दीदी शॉपिंग करने जा रही हैं। नैना और मेरे सभी कपड़े बहुत पुराने और फट चुके हैं। आप हम दोनों बहनों के लिए भी सस्ते से कपड़े लेकर आ जाना। वैसे तो विनीता आंटी की बेटी के बर्थडे पार्टी में सभी को येलो और व्हाइट कलर की साड़ी पहनकर जानी है। अगर हो सके तो हम दोनों बहनों के लिए भी एक एक साड़ी लेकर आ जाना, क्योंकि विनीता आंटी कह रही थी कि हम दोनों बहनों को भी आना है, क्योंकि वह माँ की बहुत अच्छी सहेली थी। हाँ, विनीता बहन की बेटी के बर्थडे पार्टी में सभी को येलो और व्हाइट कलर की साड़ी पहननी है, लेकिन वहाँ तुम दोनों मनहूस नहीं जाओगी, क्योंकि विनीता तुम्हारी माँ की सहेली थी। अब नहीं, क्योंकि तुम्हारी माँ मर चुकी है। अब विनीता मेरी सहेली है, इसलिए मैं मेरी बेटी को वहाँ लेकर जाऊंगी। तुम जैसी मनहूस और नौकरानियों को नहीं। घर में कितना सारा काम है, उसे खत्म करो। मैं बस मेरी बेटी के लिए साड़ी लेकर आऊंगी, तुम दोनों मनहूस बहनों के लिए नहीं। जैसे हैं फटे पुराने उन्हें पहनकर अपना गुजारा करो। आई बड़ी महारानी नए कपड़े पहनने वाली। जब तक हम दोनों शॉपिंग करके वापस आते हैं घर का सारा काम हो जाना चाहिए। चल बेटा, देर हो रही है। ऐसा कहकर उर्मिला काजल को शॉपिंग कराने ले जाती है। बेचारी सुनैना अपना काम करने लग जाती है। तभी नैना सुनैना से कहती है, दीदी दीदी पिताजी ने तो दूसरी शादी इसलिए की थी ताकि हम दोनों बहनों को माँ मिल जाए, हमें ममता की कमी कभी महसूस ना हो। लेकिन पिताजी तो हमारे लिए एक ऐसी सौतेली माँ छोड़कर चले गए जो इंसान के रूप में डायन है। पिताजी तो इस दुनिया से चले गए, लेकिन हमारी जिंदगी जीते जी नर्क बन गई। हमारी सौतेली माँ हमारे पर कितना अत्याचार करती है। हमें खाने के लिए सिर्फ एक ही समय देती है, और वो भी बचा कुचा, और अपनी बेटी के फटे पुराने कपड़े अब तो वो भी घिसकर फट चुके हैं। हमसे कितना काम कराती है। अगर पिताजी की आखिरी ख्वाहिश नहीं होती तो हम यहाँ कभी नहीं रहते। हाँ मेरी प्यारी बहन, कह तो तुम बिल्कुल ठीक रही हो, मगर हम कर भी क्या सकते हैं। अब तो रूखा सूखा खाकर फटे पुराने कपड़े पहनकर ही गुजारा करना पड़ेगा। हम तो विनीता आंटी की बेटी के जन्मदिन पार्टी में भी नहीं जा सकते। पड़ोस की सभी लड़कियां जा रही हैं येलो और व्हाइट कलर की साड़ियाँ पहनकर। हाँ दीदी, मुझे काव्या ने बताया, मेरा भी बहुत मन था साड़ी पहनकर जाने का, मगर हम जा ही नहीं सकते। ऐसा कहकर दोनों बहनें रोने लगती हैं। शाम हो जाने के बाद उर्मिला और काजल बहुत सारी शॉपिंग करके लेकर आती हैं। बहुत ही सुंदर सुंदर 2 साड़ियाँ भी लेकर आती हैं। तभी काजल नैना और सुनैना से कहती है, देखो देखो मेरी कितनी ज्यादा सुंदर साड़ियाँ हैं। ऐसी साड़ियाँ तो तुमने कभी सपने में भी नहीं देखी होंगी। जब मैं सुमन के बर्थडे पार्टी में इस साड़ी को पहन कर जाऊंगी तो बस सबकी आंखें मुझे ही देखती रह जाएंगी। सुनैना की बच्ची अब तो यहाँ खड़ी होकर हमारी शॉपिंग ही देखती रहेगी, ये नहीं कि हमारे लिए कुछ चाय पानी लेकर आ जाए। और छोटी नौकरानी तो सुन, मेरी साड़ी पर सिलवटें आ रही हैं, चल अच्छी तरह से इस पे इस्त्री कर। चलो चलो यहाँ से जल्दी निकलो, और अभी तो मुझे मैनिक्योर पेडिक्योर भी करवाना है।
बेचारी सुनैना चाय बनाने चली जाती है और नैना काजल की साड़ी पर इस्त्री करने। नैना का ध्यान बस सुमन के बर्थडे पार्टी पर ही लगा था, जिस वजह से उसका ध्यान इस्त्री पर नहीं रहता और काजल की साड़ी जल जाती है। साड़ी जलते हुए उर्मिला देख लेती है, तभी वह बेचारी नैना की बहुत पिटाई करती है और उसके बाद इस्त्री उठाती है और उसका हाथ जला देती है। इसके बाद भी उसका पेट नहीं भरता तो उसके बाल पकड़कर खींचती है और कहती है, क्यों मनहूस, तूने जानबूझकर मेरी बेटी की साड़ी जलाई है ना, ताकि वह बर्थडे पार्टी में ना जा सके, क्योंकि मैं तुम दोनों मनहूस बहनों को वहाँ नहीं लेकर जा रही। मेरी बेटी की खुशियों से जलती हो। माँ कृपया करके मेरे बाल छोड़िए, पहले ही आपने मेरा हाथ जला दिया, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। माँ मेरे बाल छोड़िए ना, कृपया करके मुझे इतना मत मारिए, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। माँ छोड़ दीजिए, माँ छोड़ दीजिए। नैना की रोने की आवाज सुनकर सुनैना दौड़ी हुई आती है और अपनी सौतेली माँ के पैरों में पड़ जाती है। माँ, उसे छोटी बच्ची समझकर माफ कर दीजिए, उससे गलती हो गई, मैं आपके पैरों में पड़ती हूँ, कृपया करके मेरी बहन को छोड़ दीजिए, उसे बहुत दर्द हो रहा है। आज के बाद मैं ध्यान रखूंगी कि उससे कोई गलती ना हो, कृपया करके छोड़ दीजिए। सुनैना के बहुत ज्यादा गिड़गिड़ाने के बाद उर्मिला नैना को छोड़ देती है। सुनैना नैना को किचन में ले जाती है और उसके हाथ पर ठंडा पानी डालती है, उसका बहुत ध्यान रखती है और उसके बदले का काम भी सुनैना खुद ही करती है। ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं। काजल दूसरी साड़ी पहनकर अपनी माँ के साथ सुमन के बर्थडे पार्टी में जा रही थी। तभी सुनैना अपनी सौतेली माँ से कहती है, माँ, आप और काजल दीदी पार्टी में जा रही हैं, पता नहीं वहाँ पर कितना समय लग जाए। आप पार्टी में जाने से पहले हम दोनों बहनों को हमारे हिस्से का खाना दे दीजिए, वरना तब तक आप आओगी हमें भूखा ही रहना पड़ेगा। मम्मी, ये दोनों मनहूस लड़कियां हमेशा काली बिल्ली की तरह हमारा रास्ता काट देती हैं। हम कितने खुशी खुशी जा रहे थे, अगर ये एक समय खाना नहीं खाएंगी तो मर तो नहीं जाएंगी, अब आप इन्हें खाना देने में समय लगाएंगी। हाँ, मेरी बच्ची, इन दोनों मनहूस लड़कियों ने हमारा जीना मुश्किल कर रखा है। क्यों रे सुनैना, अगर आज तुम दोनों मनहूस बहन खाना नहीं खाती तो मर तो नहीं जाती। वैसे भी हम दोनों माँ बेटी ने पिज्जा मंगाकर खा लिया था, आज तो कुछ बचा ही नहीं है। मम्मी, टॉमी के लिए जो कल रोटी डाली थी, आप इन दोनों मनहूस लड़कियों को वो ही दे दो। हाँ, यही ठीक है। सुनो, टॉमी ने अभी वह रोटी खाई नहीं है, तो तुम दोनों उसी रोटी को आधी आधी खा लेना। चल बेटा। ऐसा कहकर उर्मिला और काजल चली जाती हैं। सुनैना को बहुत दुख होता है कि किस तरह उसकी सौतेली माँ ने उसे कुत्ते की झूठी रोटी खाने के लिए दी है। नैना और सुनैना अपनी माँ की तस्वीर के सामने खड़े होकर बहुत रोती हैं। माँ, आप देख रही हैं, हमारी सौतेली माँ हम दोनों बहनों के ऊपर कितना जुल्म अत्याचार कर रही है, हमसे घर का सारा काम कराती है। आज तो उन्होंने हद ही पार कर दी, उन्होंने हमें टॉमी की छोटी रोटी खाने के लिए दी है। हम छोटी रोटी कैसे खा सकते हैं? हमारी सौतेली माँ काजल दीदी बर्थडे पार्टी में गए हैं, सब वहाँ पर कितना एंजॉय कर रहे होंगे, अलग अलग तरह का स्वादिष्ट पकवान खा रहे होंगे, केक खा रहे होंगे, और यहाँ हम दोनों बहनों को झूठी रोटी। हम दोनों बहनों की किस्मत कितनी खराब है। ऐसा कहकर सुनैना और नैना अपनी माँ की तस्वीर के सामने खड़े होकर बहुत रो रही थी। तभी सुनैना और नैना की माँ की तस्वीर से आवाज आती है, मेरी प्यारी बच्चियों, इस तरह से रो मत, मुझसे तुम्हारा रोना देखा नहीं जा रहा। मैं जानती हूँ उर्मिला और काजल तुम्हारे ऊपर कितना जुल्म और अत्याचार कर रही हैं, मगर मेरी बच्चियों, तुम्हें उदास होने की जरूरत नहीं है। तुम भी सुमन के बर्थडे पार्टी में जरूर जाओगी, येलो और व्हाइट साड़ी पहनकर। बेटा, यहाँ से कुछ दूर चलने के बाद तुम्हें एक जंगल दिखाई देगा। उस घने जंगल में जादुई सोने और चांदी की साड़ियों का कुआं है। वह कुआं तुम्हारी मदद जरूर करेगा और तुम वहाँ से जादुई सोने और चांदी की साड़ियाँ पहनकर बर्थडे में जाना, ठीक है? माँ आखिर माँ ही होती है, माँ ही अपने बच्चों के दुख दर्द समझ सकती है, वरना दुनिया में और कोई नहीं आपके दुख दर्द समझ सकता। माँ, हम दोनों बहनें अभी जादुई सोने और चांदी की साड़ियाँ लेने कुएं के पास जाएंगी। ऐसा कहकर दोनों बहनें तुरंत जादुई सोने और चांदी की साड़ियों के कुएं के पास पहुंच जाती हैं और वहां जाकर दोनों बहनें साड़ियां मांगती हैं तो जादुई सोने और चांदी की 2 साड़ियां कुएं से बाहर निकल कर आती हैं। तभी कुआं दोनों बहनों से कहता है, तुम दोनों बहनों को ये जादुई साड़ियाँ तो मिल रही है, लेकिन तुम्हें इस बात का ध्यान देना है, ये जादुई साड़ियाँ किसी गलत हाथ में नहीं जानी चाहिए, वरना अनर्थ हो जाएगा।
जादुई सोने और चांदी की साड़ियों के कुएं, हम इस बात का अच्छे से ध्यान रखेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें जादुई सोने और चांदी की साड़ियाँ देने के लिए। ऐसा कहकर दोनों बहनें जैसे ही जादुई सोने और चांदी की साड़ियाँ पहनती हैं तो दोनों बहनें बहुत ही ज्यादा सुंदर हो जाती हैं, बिल्कुल राजकुमारियों की तरह। और दोनों बहनें जादुई साड़ियाँ पहनकर उड़ते हुए सुमन के बर्थडे पार्टी में चली जाती हैं। दोनों बहनों से किसी की भी नजर हट ही नहीं रही थी और वह किसी की पहचान में भी नहीं आ रही थी। दोनों बहनें वहाँ जाकर बहुत ज्यादा एंजॉय करती हैं और समय रहते घर भी आ जाती हैं। घर आने के बाद काजल अपनी माँ से कहती है, मम्मी पता नहीं वह दोनों लड़कियां कहां से आई थी। मैंने इतनी महंगी और ब्रांडेड साड़ी पहनी थी ताकि मैं अपने फ्रेंडों को दिखा सकूं कि मुझसे ज्यादा अच्छी साड़ी कोई और नहीं पहन सकता, लेकिन उन दोनों मनहूस लड़कियों ने तो मेरी सारी मेहनत और पानी ही फेर दिया। काजल बेटा, वह दोनों साड़ियाँ कितनी ज्यादा चमक रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे सोने और चांदी की हो। और वह दोनों बहनें बिल्कुल ऐसे लग रही थी जैसे किसी राज्य की राजकुमारियां हों। मम्मी मुझे कुछ नहीं पता, मुझे तो बिल्कुल वैसी ही साड़ियाँ चाहिए जैसे उन दोनों लड़कियों ने पहन रखी थी। मुझे कुछ नहीं पता, कहीं से भी लेकर आइए, लेकिन मुझे वह साड़ियाँ चाहिए। उर्मिला और काजल की यह सारी बातें नैना और सुनैना सुन रही थी और दोनों बहुत हंसती हैं। तभी नैना सुनैना से कहती है, दीदी दीदी, दोनों बेवकूफों को पता ही नहीं है वह राजकुमारी जैसी दिखने वाली लड़कियां कोई और नहीं बल्कि हम दोनों ही हैं। बहुत मजा आ रहा है इन दोनों को इतना परेशान देखते हुए। नैना, बहुत मजा आ रहा है इन दोनों को परेशान देखते हुए, लेकिन गलती से भी इस बात का इन दोनों को पता नहीं चलना चाहिए कि हमारे पास जादुई सोने और चांदी की साड़ियाँ हैं। अगर इन दोनों के हाथ वह साड़ियाँ लग गई तो तुम्हें पता है ना क्या हो जाएगा। जादुई सोने और चांदी के साड़ियों के कुएं ने क्या कहा था कि जो भी लालची इंसान इन्हें लेगा उसके साथ बहुत बुरा हो जाएगा, इसलिए ध्यान रहे, ठीक है। ऐसे ही समय बीत रहा था। अब दोनों बहनें जादुई सोने और चांदी की साड़ियों की मदद से अपनी सौतेली माँ और सौतेली बहन के अत्याचार से बच रही थी। एक दिन नैना और सुनैना जादुई साड़ियों से अपने लिए खाना मांग रही थी। तभी काजल देख लेती है और उसे पता चल जाता है कि उस दिन सुमन के बर्थडे पार्टी में वह राजकुमारी जैसी दिखने वाली लड़कियाँ और कोई नहीं बल्कि नैना और सुनैना ही है। तभी वह ये सारी बात अपनी माँ को जाकर बता देती है। तभी उर्मिला कहती है, अच्छा तो उन दोनों मनहूस बहनों ने हमसे इतनी बड़ी बात छुपाई, तो चिंता मत कर, रात हो जाने के बाद मैं वह जादुई सोने और चांदी की साड़ियाँ चुरा कर लेकर आ जाऊंगी और उसके बाद हम उस जादुई सोने और चांदी की साड़ी से बहुत सारी धन दौलत लेकर अमीर हो जाएंगे और उन दोनों मनहूस बहनों को हमेशा हमेशा के लिए अपने रास्ते से हटा देंगे, ठीक है बेटा। ऐसा सोचकर रात हो जाने के बाद दोनों माँ बेटी नैना और सुनैना के रूम में जाती हैं और वह साड़ियाँ चुरा कर लेकर आ जाती हैं। और जैसे ही वह जादुई सोने और चांदी की साड़ियों से धन दौलत मांगती हैं तो उससे बहुत सारे सांप और बिच्छू निकल कर आते हैं और दोनों माँ बेटी को तुरंत ही डस लेते हैं। दोनों माँ बेटी के उनके लालच और बुरे स्वभाव की सजा बहुत अच्छी तरह मिल जाती है। और वही दूसरी तरफ नैना और सुनैना जादुई सोने और चांदी की साड़ी की मदद से अपने साथ साथ गाँव के गरीब और अनाथ लोगों की भी बहुत मदद करती हैं